तो आज इनकम टैक्स की क्लास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनकम टैक्स में जो वर्ड है टैक्स वो क्या है। ठीक है, अगर हम टैक्स की बात करें तो आपको सिनेरियो क्या समझ में आ रहा है टैक्स से? सबने मूवी देखी होगी अपनी लगान। ठीक है, तो लगान क्या है? एक तरीके का टैक्स ही तो है जो एक इंडिविजुअल पे करता है। पहले राजा महाराजाओं को करता था, अब किसको करता है? गवर्नमेंट को करता है। ठीक है, अब ये जो लगान वाली चीज है, अगर हम बात करें कि लगान ये टाइमलाइन आई कैसे। ठीक है, तो लगान वाली जो टाइमलाइन आई वो हमारा जब से ब्रिटिश राज था उस टाइम से ये आई कि लगान हमें चाहिए। ठीक है, और उससे पहले जो हमारे किंग्स थे वो भी हमसे वसूल करते थे लगान। ठीक, अब ये लगान को जो वर्ड है, ये लगान को ब्रिटिश वालों ने क्या वर्ड दे दिया कि इसको हम टैक्स लेंगे आपसे। अब ये टैक्स की मल्टीपल ब्रांचेस इन्होंने ओपन कर दी कि एक आपका मतलब कि डायरेक्ट टैक्स करके बोला और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स करके बोला। ठीक है, अब अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स क्या है, ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि टैक्स ऑन इनकम, और जीएसटी क्या बोल रहा है? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। ये जो इनकम ये क्या एक किसी गुड्स की हो सकती है या फिर किसी चीज की हो सकती है जिसको हम सेल करके ला रहे हो? नहीं। ठीक है, ये हो सकती है किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक पर्सन की इनकम, उस पर हम टैक्स लेंगे। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या कहता है कि जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके टर्नओवर पर हम आपसे टैक्स लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब अगर हम बात करें ये जो टैक्स है हमारा, ये टैक्स एक मॉनेटरी बर्डन है इस पे, इंडिविजुअल पे, पर्सन पे, कि उसको टैक्स देना है किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, किसको टैक्स देना है? गवर्नमेंट को। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि टैक्स, अगर हम बात करें कि ये जो टैक्स हमसे गवर्नमेंट लेगी ये किस किस तरीके से यूटिलाइज करेगी। ठीक है, किस किस तरीके से यूटिलाइज करेगी, क्योंकि ये जो टैक्स हमसे गवर्नमेंट ले रही है वो एक तरीके से हमारे वेलफेयर के लिए ही तो ले रही है। तो वेलफेयर के लिए जब ले रही है तो वो किस में इन्वेस्ट करेगी? एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगी कि हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। फिर इसके बाद हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करेगी, मतलब हॉस्पिटल मतलब हेल्थ पे, जैसे अपना WHO हो गया। ठीक है, उस पे इन्वेस्ट करेगी। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी, और किस पे इन्वेस्ट करेगी? डिफेंस पे इन्वेस्ट करेगी। और भी मल्टीपल चीजें हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेके इन्वेस्ट करेगी, ताकि ये सारी फैसिलिटीज जो है वो हमको परफेक्ट मिल सके, हमारी ये सारी चीजें परफेक्ट हमको मिल सके। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो चीजें, ये वाला जो ऊपर वाला था कि ये मॉनेटरी बर्डन है एक पर्सन पे, और ये क्या कह रहा है? वाई वी लेवीड टैक्स, मतलब कि हम टैक्स लगा किस लिए रहे हैं? टैक्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनके इन सारी चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक, अब आते हैं ये बात, ये इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? ठीक, आगे बढ़ते हैं कि जो टैक्स है, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें
कि वो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो चलो छोटी सी डेफिनेशन है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पे देखो, ये तुम्हारा इनकम टैक्स के नोट्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो स्टार्टिंग में दिया गया, एवरी टेबल बिलो शो बोथ ओल्ड सेक्शन इनकम टैक्स 1961 और न्यू सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 2025 साइड बाय साइड। मतलब कि एक साइड में तुम्हें इनकम टैक्स का 1961 मिलेगा और उसी के दूसरी साइड में तुम्हें 2025 मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब यहां पे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टैक्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हमने ये जो डेफिनेशन उठाई है ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी से उठाई है। ठीक, ये बोलता है अ टैक्स इज डिफाइंड एज अ पिक्यूनरी मॉनेटरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो पर्सन या उनकी उसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? टैक्स कहलाएगा। अब इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज फी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी और एक्टिविटी। मतलब कि जो भी हमारी क्या बोलते हैं इनकम हो रही है कमोडिटी और एक्टिविटी से, ठीक है, वही हमारा एक फाइनेंशियल चार्ज जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। ठीक है, उसी पे हमसे चार्ज करती है ना टैक्स। जैसे कि अगर हम कमोडिटी और एक्टिविटी की बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन एकदम क्लियर हो गई, दोनों लाइन। अब आता है अ टैक्स इज नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट और डोनेशन बट एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन, हाउएवर इट इज नॉन पीनल। अब इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स है कोई अपने आप से पे करने की कोशिश करता है, वॉलेंट्री पेमेंट होता है, वॉलेंट्रीली नहीं पेमेंट करता। ठीक है, लेकिन इसको एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन बोला जाता है कि आपको कंट्रीब्यूट करना होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो यहां पे हमारी बात क्या आ गई कि एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन, ये वॉलेंट्री पेमेंट और डोनेशन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पे हाउएवर इट इज नॉन पीनल, इसका मतलब क्या है? किसी को समझ में आ रहा है? हाउएवर इट इज नॉन पीनल, इसका मतलब ये है कि जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, ये कोई अगर हम इसको पे नहीं कर रहे हैं तो हमारा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है कि हमने किसी का मर्डर या फिर किसी तरीके का एक्ट, जो पॉस्को एक्ट या फिर इस तरीके का कोई एक्ट हम पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमको एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है, अगर हम इसको नहीं पे करेंगे तो हमसे फोर्सफुली ले लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर क्या हम कितना भी टैक्स ना पे करें, कितने भी टैक्स की चोरी करें, हमसे कुछ होगा? मतलब कि कोई गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, बस आएगी हमसे और पैसा लेके चली जाएगी खुश, ऐसा हो सकता है? तो अब बोला जाता है कि अगर आपका ऑफेंस, आपका फ्रॉड या आपका ऑफेंस फ्रॉड में कब आ जाएगा? अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो फ्रॉड वो कब बन जाएगा? जब वो 5 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने टैक्स को बचाया, टैक्स की चोरी करी है, 5 करोड़ के ऊपर आ जा रही है, तो आपका वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा और उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। और भी बहुत सारे प्राविधान है जिसमें जेल हो सकती है, लेकिन ये वाला जो बेसिक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई टैक्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि मॉनेटरी बर्डन होता है इंडिविजुअल पे, इंपोज करा जाता है गवर्नमेंट किस किस चीज पे? इनकम पे, कमोडिटी पे या फिर एक्टिविटी पे। एक्टिविटी मीन सर्विस। ठीक है, वॉलेंट्री डोनेशन नहीं होता है, एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन होता है और ये नॉन पीनल नहीं होता है। ठीक है, अब इस लाइन को जो है रहने देते हैं, फिर आते हैं हम नीचे। वाई आर टैक्स लेविड? अभी हमने बताया ना टैक्स किस लिए ले रहे हैं हम? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पे बोला गया टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब यहां पे इस चीज का मतलब क्या है? बेसिक सोर्स टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तुम्हें पता है कि दुबई है और भी बहुत सारे देश है जहां पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? सोचा कभी किसी ने? हाँ, बेसिक सोर्स नहीं होगा वहां पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बाकी जगह की बात करें, दुबई हो गया या फिर हमारा सऊदी हो गया, ठीक है, वहां की बात करें तो वहां पे एक नेचुरल रिसोर्स है उनके पास।
नेचुरल रिसोर्स है। अगर किसी के पास, अगर आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्स है जिससे आप इनकम ले सकते, मतलब कमा सकते हो, तो क्या आप अपने घर में किसी से पैसा मांगोगे? नहीं मांगोगे ना। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सोर्स है जिसमें ऐसा हो रहा है कि वो सोर्स अगर मेरे पास है, हम उसको बेचेंगे, हमसे पैसा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो हम, या किसी, जैसे मम्मी है, ठीक है, मम्मी के पास रिसोर्स है अभी पापा, तो क्या अपने बच्चों से पैसा मांगेंगी? अभी नहीं मांगेंगी। वो कब मांगेंगी? जब पापा रिटायर्ड हो जाएंगे तब वो मांगेंगी। वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज जब खत्म हो जाएंगे तो वो लोग भी टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वहां पे ये बेसिक सोर्स माना जाता है। अगर रेवेन्यू हम टैक्स से नहीं लेंगे तो हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है उस मात्रा पे जिसपे हम अपना रेवेन्यू और अपने जो फैसिलिटीज है उसको लोगों को प्रोवाइड कर सके। डिफेंस हो गया, हमारा हॉस्पिटैलिटी हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हें समझ में आए क्यों बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूट बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक, विच आर यूटिलाइज फॉर मीटिंग expenses of the government like defense, provision of education, health care facility like roads, dams, etc. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये तो एकदम सिंपल है कि जो हम रेवेन्यू कमाते ही है गवर्नमेंट, वो एक्सपेंसेस के तौर पे कैसे खत्म करती है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है ना, कि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू होगा, यहाँ पे हमारा एक्सपेंस होगा। तो जब गवर्नमेंट भी अपना ऑडिट करवाती है, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट अपना बनाएगी तो यहाँ पे किस किस तरीके से कौन कौन सा टैक्स उसको मिला, कॉर्पोरेट टैक्स मिला, जीएसटी मिला, उसको इनकम टैक्स मिला, ये सारे टैक्सेस यहाँ पे रखेगी। और यहाँ पे एक रखेगी कि ये एक्सपेंसेस हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, ठीक है। एक तरीके का बजट को ही फॉलो करेंगे लोग, ये लोग जो बजट बनाते हैं, ठीक है, हर साल जो अपना आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आती है दे आर लेविड एंड कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जो सोशल इकोनॉमिक, सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए जो हम काम करना चाहते हैं उसी के लिए हम लेवी करते हैं टैक्स को। इतनी बात समझ में आई। क्योंकि टैक्स क्या होता है, बेसिकली टैक्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी कि टैक्स होता क्या है, क्यों लग रहा है, ठीक है। तो ये इतने सारे पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। अब आते हैं हम मेन चीज पे कि इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। अब इंडिया हैज टू काइंड ऑफ टैक्सेस। अभी हमने बताया तुमको, अपने नोट्स में यहां पे तुम देखोगी तो दो तरीके के टैक्सेस बताए, एक डीटी एक आईडीटी, ठीक है। उसका एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, इसका जीएसटी हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया हैज टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स पेड डायरेक्टली बाय अर्नर। अब इसका मतलब बताता हूं मैं। इनडायरेक्ट टैक्स पेड इनडायरेक्टली थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर हम इसकी बात करें या इसकी बात करें तो इसमें अलग अलग क्या है, इसको दोनों को हमने टैक्स क्यों नहीं बोला, समझ में आ रही कुछ। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम इसको डायरेक्ट टैक्स ही क्यों बोल रहे हैं, हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स ही क्यों बोल रहे हैं। हम टैक्स भी तो बोल सकते थे कि भाई हमें टैक्स दो। क्यों ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, देखो सिंपल सी चीज है कि डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पे करा जा रहा है डायरेक्टली, गवर्नमेंट को तो दोनों पे करा जा रहा है डायरेक्ट पे करा जा रहा है क्या, कोई अलग सी चीज है, ठीक है। तो डायरेक्ट पे डायरेक्टली फ्रॉम द इनकम, मतलब कि जो अर्नर है वही पे कर रहा है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। हम बात करते हैं डीटी की। अगर हम डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं तो ये बर्डन किस पे डाल रहा है, पहले तो ये देख लो। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं जैसे कि जीएसटी एग्जांपल लेके चलते हैं, तो ये बर्डन किस पे डाल रहा है। अब ये वाला जो बर्डन है जो इसको अर्न कर रहा है उसी पे तो बर्डन जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि बनाने वाला कोई और है, मतलब अर्निंग कोई और टैक्स कोई और दे रहा है, ऐसा नहीं है।
यहां पे जो उस इनकम को अर्न कर रहा है वही टैक्स दे रहा है। और यहां पे किसके ऊपर बर्डन जा रहा है? देखो, पर्सन जो उस गुड्स को या सर्विस को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे कोई चेन नहीं है कि आपने यहां पे मतलब इसको दिया, इसने किसी और को सप्लाई किया, इसने किसी और को सप्लाई किया, फिर हम लास्ट में इससे जाके टैक्स लेंगे। यहां पे बोला जा रहा है आपने यहां कमाया, आप हमको टैक्स दो। और यहां पे जीएसटी में क्या होता है? चेन चलती चली जाती है। ठीक है। आपने एक चीज बनाई, ठीक है, उसको दूसरे को सप्लाई किया, फिर तीसरे को सप्लाई किया, चौथे को सप्लाई किया, फिर लास्ट में जो उस चीज को कंज्यूम कर रहा है वही हमारा जीएसटी बन जाएगा। ठीक है। उसी में हम टैक्स लेंगे, जो कंज्यूम कर रहा हो उस पर्सन से हम टैक्स लेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि पार्ले जी की बिस्किट ले लो, ठीक है। पार्ले जी की बिस्किट जो है होलसेलर मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाती है। क्या मैन्युफैक्चरर टैक्स देता है? होलसेलर टैक्स देता है? रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर टैक्स देता है। फिर ये कंजम्पशन जो करता है, जैसे कि अगर अमीषा ने इस पार्ले जी की बिस्किट को खा लिया तो अमीषा टैक्स देगी। तो बर्डन किस पे आया? डायरेक्टली, नॉट मैन्युफैक्चरर, नॉट होलसेलर, नॉट रिटेलर, डायरेक्टली टू द कंज्यूमर हु कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ, अभी अभी उस पे आते हैं। अभी क्लास के बाद तुम मिलना, फिर तुम्हें बताएंगे। कोई और लाके देगा तो क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें अर्निंग, अभी इनकम टैक्स कैसे, ये पार्ले जी की बिस्किट जो मैन्युफैक्चरर सेल करेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जैसे सेल करेगा तो उसकी एक इनकम होगी। जैसे अगर 10 रुपए की, सॉरी 8 रुपए की अगर उसकी बनाने की कॉस्ट आ रही है और वो सेल कर रहा है 10 रुपए, तो ये जो 2 रुपए है उस पर क्या दे देगा? वो इनकम टैक्स दे देगा। आ रही बात समझ में? एकदम क्लियर। ठीक है। अब चलो फिर से नोट्स पे चलते हैं। तो पेड डायरेक्टली बाय द अर्नर, इनडायरेक्ट टैक्स पेड डायरेक्टली थ्रू गुड्स एंड सर्विस, जो उसको कंज्यूम करता है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स पर्सनल और कॉर्पोरेट टाइप का और प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, ठीक है, कि इनकम टैक्स, अब उसके अंदर पर्सनल भी हो सकता है और कॉर्पोरेट भी हो सकता है। अब पर्सनल का क्या हो गया? जिसमें तुम आईटीआर कौन कौन सी फाइल करते हो? हाँ, ठीक है। और कॉर्पोरेट हमारा आईटीआर, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ये सब क्या हमारा कलेक्टेड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, ओल्ड सेटल एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, सीएसटी, स्टेट वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस आर इनटू जीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी इन 2017, कस्टम ड्यूटी स्टेट सेपरेट। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि पहले ओल्ड अगर हम बात करें, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे पार्ट्स थे। एक्साइज था, कस्टम था, सर्विस टैक्स था, सीएसटी था, ठीक है, स्टेट लेवीज था, वैट था, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, अब ये जब जीएसटी आया तो उसकी वजह से ये सारे के सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है। और हमारा कस्टम ड्यूटी अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आई कि अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या पार्ट है, तो जीएसटी, सिंपली जीएसटी लेके चलेंगे, और कस्टम ड्यूटी। ठीक है। अब यहां पे हम आते हैं कि अगर हम बात करें कि टैक्स जो लिया जाता है वो किस तरीके से, मतलब तुम्हें पता है ना कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल लेवल पे चीजों का ध्यान रखती है, जैसे डिफेंस हो गया, मतलब बड़ी बड़ी चीजों का। स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी तो उसको खर्चा चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों, जैसे अब अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, हम बात करें जीएसटी की, तो ये लोग आपस में पैसे बांटते कैसे हैं? आपस में पैसे बांटते कैसे? तो पहला हमारा जो लिस्ट आती है वो आती है यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 1। अब यहाँ पे कौन लेवी करता है टैक्स? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, जैसे कि तुम्हारा इनकम टैक्स हो गया, कस्टम, जीएसटी, इंटर स्टेट। फिर उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट।
अब स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेवी करती है, जैसे कि स्टेट एक्साइज, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, इंट्रा स्टेट। अब यहाँ पे देखो इंटर स्टेट आ रहा है और यहाँ पे इंट्रा स्टेट आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, मतलब कि यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और अपना यूनियन टेरिटरीज और यूटीजीएसटी जो भी लगता है। यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट आता है जहां पे बोर्ड, सेंटर और स्टेट दोनों लोग साथ में मिलके अपना शेयर करते हैं जीएसटी टैक्स को। ठीक है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स में जो भी हमारा आता है वो शेयर होता है। ठीक है, अब मल्टीपल मल्टीपल चीजों में। ये बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सब जो है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं। अभी जब हम लोग मेन ये एक ओवरव्यू दे रहे ताकि तुम लोग कंफर्ट हो जाओ चीजों में कि क्या किस लेवल पे चीजें चलेंगी। फिर उसके बाद अभी जब हम यहां पे आएंगे तो यहां से सीधे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ये जो अभी मैंने तुम्हें बताया, ये थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है। एक बोल रहा है इनकम टैक्स और जीएसटी के बीच में डिफरेंस बता चुके हैं। डायरेक्ट paid directly by the taxpayer, indirect paid through purchase of goods और सर्विस, जब आप परचेज करते हैं गुड्स और सर्विस को। ठीक है, रेट पैटर्न, यहाँ पे देखो इनकम टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और रिग्रेसिव नेचर का होता है जीएसटी। इसका मतलब क्या हो गया? एक लोग खड़े होके बोलो। हाँ हाँ हाँ, गुड। ये यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए तुम लोगों ने बता दिया क्या? ठीक है, तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं होता। अगर 5% लग रहा है तो 5% ही लगेगा, 18% लग रहा है तो 18% ही लगेगा, भले ही आपका टर्नओवर चाहे जितना जाए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन थी, ये चीजें खत्म हो गई। आते हैं हम इनकम टैक्स लॉ पे। अगर हम इनकम टैक्स के लॉ की बात करें, ठीक है, तो तुम्हें भी पता है कि इनकम टैक्स जो लॉ है वो मल्टीपल अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशंस, रूलिंग, रूल्स, रूलिंग मतलब कोर्ट की रूलिंग्स, ठीक है, रूल्स और सर्कुलर्स, इन सबसे मिलके बना है। ठीक है, बहुत सारे। अब ये 1961 से इसमें कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि इसको हम लोग कंसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी कंसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमारा टैक्स है, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज दी गई है, उसी में हम मल्टीपल सेक्शन जोड़ते जा रहे हैं, मल्टीपल अमेंडमेंट जोड़ते जा रहे हैं, मल्टीपल नोटिफिकेशन जोड़ते जा रहे हैं, मल्टीपल कोर्ट की रूलिंग जोड़ते जा रहे हैं और फिर उसके बाद उसको बोल दे रहे हैं ये हो गया आपका इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने ये चीज समझी कि जो हमारा इनकम टैक्स 1961 है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको कंप्रेस करना चाहिए। तो कंप्रेस करने का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस जो थे उसको चेंज किया। मेजर जो चेंज है वो सेक्शंस में ही है, मेजर चेंज, और छोटे छोटे माइनर चेंज है वो आप लोग पढ़ोगे तो वो आप लोग को बता दूंगा मैं। ठीक है, तो जो मेजर चेंज है वो सेक्शन में ही चेंज है। अभी मैं बताऊंगा कैसे उस सेक्शन को, 1961 के सेक्शन को और 2025 के सेक्शन को हमें देखना है कि अगर हम सेक्शन 1961 का सेक्शन 1 देख रहे हैं और 2025 का सेक्शन 1 देख रहे हैं तो कैसे वो दिखाई देगा, वो अभी मैं साइड पे ले जाके तुम्हें दिखाऊंगा। अब पहले बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ, ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जो सबको पता है 1961, इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलते हैं। 1 अप्रैल 1962 से 31 मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। उसके बाद से क्या हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया।
अब यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल टू फ्यूचर, फ्यूचर अब देखो कब तक चलता है ये भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारे रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं हमको। तो इनकम टैक्स रूल्स है, डिफाइन द डिटेल प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर द इनकम टैक्स, मतलब कि जो हम एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको किस तरीके से हम इंटरप्रेट करें, मतलब पढ़ें कि वो चीजें हमको समझ में आए, तो वो इनकम टैक्स रूल में है। अब एनुअल फाइनेंस एक्ट, ठीक है, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर बजट आता है, ठीक है, वो हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, जिसमें मल्टीपल अमेंडमेंट प्रोविजंस दिए जाते हैं, एक्ट के भी और रूल्स के भी, मतलब कि एक्ट को अमेंड कर दिया, जैसे अभी न्यू रिजीम आई, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, फिर बोला गया 7 लाख तक टैक्स, पहले बोला गया 5 लाख तक नहीं, फिर बोला गया 7 लाख तक नहीं, फिर अब तो बोल दिया 12 ही लाख तक टैक्स नहीं, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट में मल्टीपल अमेंडमेंट के थ्रू पता चला। फिर उसके बाद आता है सर्कुलर और नोटिफिकेशंस। अब पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें एक तरीके की, और ये जो सर्कुलर दोनों चीजें ले लो, ये दोनों चीजें क्या करती है कि तुम्हें एक क्लैरिटी देती है कि तुम मतलब कि लॉ का इंटेंशन क्या है। जैसे कि होता क्या है कि अभी तुम अपनी बुक को ओपन करो, किसी भी बुक को तुमने पढ़ा, और तुम्हारे साइड में जो बच्चा बैठा हो उसने भी पढ़ा, तो वो हर एक कोई जो है ना अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा, अपने हिसाब से उसको यूज करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए एक सर्कुलर और नोटिफिकेशन निकालती है कि भाई इसका मतलब ये है, इसको इसके अलावा का मतलब कुछ मत समझो, ठीक है। तो ये चीज है। तो सर्कुलर और नोटिफिकेशंस भी हमको ध्यान में रखने होंगे, है ना। अब क्या हो रहा है देख रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंदर के रूल्स पढ़ने, उसके अंदर का एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आते हैं अमेंडमेंट वो पढ़ने, और जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन आती है वो भी पढ़नी है हमको, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट कोर्ट रूलिंग। अब तुम लोग सोच लो कोर्ट में कितने सारे केसेस चलते हैं, उसकी भी रूलिंग और उसकी भी स्पेसिफिक क्लैरिटी हमको रखनी होगी। जब हम ये सारी चीजें रख लेंगे, ठीक है, तो हम क्या बन जाएंगे, प्रो बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमको ये इतनी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये इतनी चीजें हमको कंप्लीट करनी है। अभी जो कोर्ट रूलिंग है, ये तो मल्टीपल रूलिंग आती रहती है, केसेस आते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम ये केसेस आपको करवाएंगे कि मल्टीपल केसेस देंगे, उसमें आपको पता करना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब एक तरीके की स्टोरी टेलिंग, ठीक है, कि केसेस में क्या क्या हुआ। तो ये चीज हो गई, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। टैक्स क्या होता है, एक क्यों टैक्स लगता है, फिर उसके बाद आदर्श, फिर टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लिया हम लोगों ने इनकम टैक्स और जीएसटी का। अब यहाँ पे हमने इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो हमने पढ़ ली। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकम टैक्स लॉ कहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इनकम टैक्स साइट पे। इनकम टैक्स की साइट मतलब कितनी साइट के बारे में तुम लोगों को पता है? एक तो ये हो गया इनकम टैक्स, और एक हो गया इनकम टैक्स पोर्टल। अब ये जो लर्निंग यहाँ पे बोला गया ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए हम जो यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in, ठीक है। और ये वाला जो है इनकम टैक्स एक्ट, ये पोर्टल एफओ पोर्टल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको मिल रही हैं। तो यहाँ पे टैक्स रूल्स, एक्ट्स, रूल्स, ये सारी चीजें दी गई हैं। हमको यहाँ पे नहीं आना है, हमको यहाँ पे आना इनकम टैक्स प्रोविजंस पे। अब देखोगे तुम यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी है, इनकम टैक्स रूल्स भी है, इनकम टैक्स फॉर्म्स भी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी है, ठीक है। तो अभी हम पहले चलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे। अब यहाँ पे तुम पीडीएफ चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो 1961 का, कितना मतलब कि क्या क्या टैक्स में लिखा हुआ है, सारी चीजें, मतलब
ये एक ऑथेंटिक पोर्टल है जहां से तुम्हें हर चीजें मिल जाएंगी। आप अगर चाहो किसी भी चीज को चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, चीजें मिलेंगी, लेकिन 20% उसमें चांसेस होगा कि वो चीज गलत भी हो, ठीक है। लेकिन यहां से जो चीजें आप पढ़ेंगे वो आपको कोई भी ऑथेंटिक होगी। यहीं से मतलब कि अगर कभी किसी क्लाइंट को चीजें भेजनी है कि भाई देखो रूल में ये चीज लिखी हुई है, तो आप यहीं से भेजोगे, ठीक है। इसको नहीं कि चैट जीपीटी पे डाला और चैट जीपीटी ने दे दिया उठा के, तो उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, यूटिलिटी टू चेक द प्रोविजंस इनकम टैक्स 1961 और वीआईएस इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये यूटिलिटी है। अब ये क्या करेगा वो देखो, इस पे क्लिक किया हमने, एक्ट्स पे आए हम, यहाँ पे हम एक सेक्शन डालते हैं 44AD, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन 44AD सबको पता है, किसी को नहीं पता होगा, पीजीबीपी का सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्यू पैरेलल रीडिंग। अब देखना क्या होगा, तो ये देखो सेक्शन 44AD स्पेशल प्रोविजन कंप्यूटिंग प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑन प्रेजेंटिव बेसिस, ठीक है। और यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो तुम्हें मेजर चेंजेस क्या दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाइड कर दिया है। स्पेशल प्रोविजन 44AD यहाँ पे 58 हो गया है, ठीक है। ये देखो किस तरीके की चीजें लिखी गई है, प्रोवाइडेड, फिर यहाँ पे सारी चीजें 44 है इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे क्या कर दिया, टेबल में उसको कन्वर्ट कर दिया। चीजें सारे प्रोविजन सारी चीजें सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगर तो ये नहीं है कि 1961 अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 2025 पढ़ने की जरूरत है, उसको है जरूरत, लेकिन स्पेसिफिक जगहों पे, ठीक है। उसके लिए जो 1961 है वो वेस्ट नहीं है। तो ये देखो इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। तो ये चीज समझ में आई कि अगर हमको कोई रूल, कोई चीज पढ़नी है, कोई भी चीज पढ़नी है, तो हम यहाँ पे आके अपने चीजों को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार ये पोर्टल को आज तुम लोग विजिट करना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। यहाँ पे देखो रूल्स, फॉर्म्स, एक्ट, ये सारी चीजें, यहाँ पे सर्कुलर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है आदर्श, सर्कुलर और नोटिफिकेशन क्या होता है, अपडेट्स होते हैं। क्लैरिफिकेशन क्या है, क्लैरिफिकेशन होता है। चेंजेस अमेंडमेंट में आता है बेटा। सर्कुलर नोटिफिकेशन का मतलब होता है आपको क्लैरिटी दी जाती है कि आपको इस लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब कि आपको इस तरीके से उसको सोचना है, समझना है और अप्लाई करना है, ठीक है। तो सर्कुलर नोटिफिकेशंस हो गए। अब यहाँ पे न्यूज, मतलब कि वो क्या क्या नई नई चीजें आ रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसको समराइज कर देते हैं और फिर एक एफएक्यू निकाल देते हैं उसका। इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ठीक है। इसको तो अभी नहीं हम लोग को हाथ लगाना, हम लोग को अभी इंडियन टैक्सेशन ही पढ़ना है। फिर यहाँ पे टैक्स कैलेंडर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या तुम्हें कौन सी डेट क्या होती है किस चीज की, ठीक है। 26 अगस्त हॉलीडे है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे 30 अगस्त फर्निशिंग चालान, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ, गो टू ई फाइलिंग, यहाँ पे जाओ, फाइलिंग पे पहुंच जाओगे। तो बहुत ही अच्छा एडिकेट पोर्टल है जिसमें सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, हर एक नोटिफिकेशन इनकम टैक्स से रिलेटेड। सारी बात समझ में पक्का, ठीक है। और क्या लिखा नहीं, दिखाया नहीं तुम्हें अभी, ये देखो मिलाद उन नबी और ईद मिदाद, बर्थडे ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है। रुक जाओ, अभी कोचिंग की बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम और भी टूल्स पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे टैक्स टूल्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल कैलकुलेटर मिल जाएंगे, क्या क्या तुम्हें कैलकुलेट, अगर किसी भी चीज को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही चीजें हैं, जब पूरा टैक्स स्ट्रक्चर समझ लोगे तो तुम्हें A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि ये जो कैलकुलेटर है वो उतना ज्यादा
एडुकेट या परफेक्ट नहीं माना जाता एज कंपेरिजन टू ये वाला कैलकुलेटर जो इनकम टैक्स पोर्टल पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम नीचे आओगे तो तुम्हें एक टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिखेगा, है ना। ये तुम्हारा पोर्टल है फाइलिंग वाला, और ये तुम्हारा क्या था, लर्निंग के लिए। ठीक है, ये फाइलिंग वाला इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन करोगे। अब यहाँ पे देखो तुम यहाँ पे पैन डालोगे, नेम ऑफ टैक्स पेयर डालोगे, यहाँ पे उसकी न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम, तो ये तुम्हें पूरा बता देगा। जब तुम यहाँ पे तुम्हें फिर टैक्स यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करना, कोई चीजें डाउट आती तो पूछना हमसे। अब यहाँ पे देखो एक बेसिक कैलकुलेटर हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें ए सेलेक्ट करनी पड़ेगी भैया क्या है, क्योंकि इसकी वजह से भी टैक्स के रेट पे इफेक्ट पड़ता है। फिर एडवांस कैलकुलेटर हो गया। अब यहाँ पे देखो पैन, ये सारी चीजें तुमने डाली, ये बेसिक चीजें डाली। अब यहाँ पे तुम्हें हेड वाइज इनकम डालनी पड़ेगी। ठीक है, इनकम सैलरी की क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की क्या है, कैपिटल गेन की, तो यहाँ से भी तुम्हें टैक्स दे देगा। तो कभी भी तुम्हें किसी भी तरीके का अगर कोई पर्सन बोल रहा भाई मेरी ये इनकम है, मेरी ये इनकम है, मेरी वो इनकम है, मेरी ये इनकम है, तो अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो तुम माइंडफुली उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, तुम्हें देखता है ऐसे 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 करते हैं और कैलकुलेट करके बता देते हैं। ठीक है, तो वो अगर तुम्हारे अंदर है तो कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें कि कैलकुलेटर यूज करना, तो आप ये वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तुम्हारी चीज हो गई इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स की। ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल पे अब तुम्हें क्या क्या चीजें मिल जाएंगी वो तुम्हें बता देते हैं। लर्निंग के लिए अगर हम बात करें तो हमारे लिए यही है जो हमने बताया। ई फाइलिंग के लिए हमारे पास जो अभी हमने दूसरा वाला पोर्टल खोला वो है ITR फाइलिंग, फॉर्म फाइलिंग, इनकम टैक्स, TDS। दिख रहा है तुम लोगों को? ज्यादा जूम करना पड़ेगा ना, अभी दिखा? अब ये तुम्हारा पहला वाला पोर्टल था, टैक्स रूल्स, कैलेंडर, टैक्स टूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, नेविगेटर्स। नेविगेटर मतलब समझ रहे हो ना क्या है, मतलब कि पैरेलली आप रीड कर सकते हो 1961 और 2025 के सेक्शंस को। ठीक है, अब यहाँ पे फाइलिंग में हम आए थे अभी पोर्टल पे, तो ITR फाइलिंग, फॉर्म्स फाइलिंग, AIS, TIS, ई प्रोसीडिंग, TDS रिटर्न अपलोड करने का, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रेसेस की भी साइड होती है, इसमें TDS TCS की रिटर्न जाती है। ठीक है, उसकी भी साइड के सारे तुम्हारे URL यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ में। तो ये तुम्हारी इतनी स्टोरी हो गई। अब आते हैं हम कि इनकम टैक्स की टाइमलाइन क्या है, क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, टाइमलाइन पढ़ेंगे इनकम टैक्स की, मतलब कि टैक्स जो है हमारा वो किस तरीके से आया। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन, मतलब समझ रहे हो तुम लोग क्या? हाँ, टाइमलाइन मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट कैसे कैसे विकसित हुआ, कौन सी चीज कब आई। अगर हम बात करें कि 2025 कब आया, तो तुम बता सकते हो ना कि हम क्लास में थे तो इनकम टैक्स का पता चला, फिर हमको पता चला कि हाँ इनकम टैक्स 1961 चेंज हो गया, 2025 आ चुका, ऐसे बताओगे? नहीं, वो बताओगे कब पार्लियामेंट में पास हुआ, कब प्रेसिडेंट ने साइन किया, वो सारी चीजें ना। तो अब हम पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, 1860 से, देश भी आजाद नहीं हुआ था तब। ठीक है, यहां पे एक पर्सन थे जेम्स विल्सन, उन्होंने ये इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा था कि हम चलो टैक्स लेते हैं इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जो पर्सन की जैसे इनकम होती है उससे हम टैक्स लेंगे। फिर उसके बाद आया 1918। इसको एक काम करते हैं, नोट से ही तुम लोगों को बता देते हैं, ज्यादा जल्दी हो जाएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ना ये आपको ये बताएगा कि आप आगे चल के ना किसी को बता सकते हो कि हाँ हमको इतनी सारी नॉलेज है। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं 1860 में क्या हुआ,
जेम्स विल्सन ने फर्स्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया कि टैक्स क्या है, इनकम टैक्स हम कैसे लेंगे, जेम्स विल्सन ने। ठीक, अब फिर उसके 1918 में क्या हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट 1918 हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। हम लोग तो पता होगा अभी तक तो 1961 ही था सर, ये 1918 कहां से आ गया? तो सबसे पहले 1918 करके इनकम टैक्स एक्ट आया था। ठीक है, फिर 1922 में क्या हुआ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश करी गई, सीबीआर। ठीक है, वो स्टैब्लिश करी गई कि हमें टैक्स जो है सेंट्रल और सेंट्रल में पहले हम देते थे, स्टेट वाला नहीं सिस्टम था, सीबीआर में स्टैब्लिश करी गई। फिर उसके बाद 1949 उसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट गिव्स पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया कि हमें हमारे अंदर हम मतलब कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनकम टैक्स लेवी कर सकती है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था ये चीज। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, उसके 1949 में ही तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर 1961 ये हमारा, देखो ऐसा नहीं है कि 1961 से हमारा 2025 बना, 1918 था, 1961 हुआ और अब लास्ट में जाके क्या हो गया, 2025 हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे सीबीआर, अब सीबीआर को स्प्लिट कर दिया गया सीबीडीटी में और सीबीईसी में। अब सीबीडीटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, और अपना सीबीआईसी अपना जीएसटी के लिए। फिर उसके बाद आता है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स ऑडिट इंट्रोड्यूस करी गई। टैक्स ऑडिट को तो सबको पता है, यहाँ पे सीए के पास पावर आ गई कि वो टैक्स ऑडिट कर सकता है। यही से सीए का जो कोर्स है जो कि, ठीक है, वो उसको एक पर मिला, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज होने लगा लोगों में। फिर उससे पहले भी था लेकिन टैक्स ऑडिट ने उसको एक अलग तरीके का बूस्ट दिया है। 1986 में टीडीएस प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए। टीडीएस का मतलब डायरेक्ट सोर्स, जहां पे पेमेंट करते टाइम हम टैक्स, पेमेंट करते ही हम टैक्स काट लेते हैं, भले पर्सन की क्या इनकम हो रही उससे हमें मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 1999 में हमने बोला कि चलो जो हमारी चीजें हो रही है, पहले क्या होता था, एक शीट ऑफ पेपर सबके पास मतलब कि जाते थे बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, एक शीट ऑफ पेपर लेते थे और उसमें अपनी इनकम को मैनुअली लिख देते थे कि भैया हमारी इनकम ये है 2 लाख रुपए, और उसमें वो ले जाके क्या बोलते हैं बाई पोस्ट गवर्नमेंट को विद पैसे के साथ जमा कर देते थे, हो गया इनकम टैक्स की फाइलिंग, हो गई रिटर्न फाइलिंग खत्म। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1999 में अपना एक इनकम टैक्स रिटर्न का पोर्टल इंट्रोड्यूस करा, बनाया। फिर डायरेक्ट टैक्स कोड प्रपोज किया, लेटर स्क्रैप्ड, मतलब कि ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं जो 2025 को लाने की जंग है वो तुम्हारी 2009 से ही स्टार्ट हो गई थी चीजों में। ठीक है, फिर उसके बाद 2014 और 2024 तक न्यू 2.0 AIS TIS न्यू रिजीम, फेसलेस असेसमेंट, एसएफटी रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें आई तुम्हारी वर्किंग इजी करने के लिए। हाँ, ये देखो यहाँ पे AIS TIS, ठीक है, AIS TIS पता तुम लोगों को, किसको किसको नहीं पता? ठीक है, AIS TIS तुम्हारा एनुअल स्टेटमेंट होता है जो पूरे साल भर में तुम्हें किसी और पर्सन ने रिपोर्ट करा हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो हम बताएंगे कैसे कैसे रिपोर्ट होता है। फिर न्यू टैक्स रिजीम भी आई, तुम्हें पता है, ठीक है, कि 12 लाख तक न्यू टैक्स में ही है, न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड रिजीम में नहीं मिलेगा। फेसलेस असेसमेंट आया, ठीक है, मतलब कि आप क्या बोलते हैं ITR फाइल किया, आपका असेसमेंट हो गया, इसको फेसलेस असेसमेंट कहते हैं। SFT रिपोर्टिंग आ गई, ठीक है, इसमें SFT रिपोर्टिंग में तुम्हारा सेल्फ तरीके से तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, वो तुम्हारी चीजें आ गई। फिर इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया। अब ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से इफेक्टिव हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से। अब एक बात बताओ, अगर हमारा 2026 से एप्लीकेबल हो रहा है तो 2025 का के पहले की जो सारी नोटिसेस होंगी, जो फाइलिंग होगी, वो क्या इसी से गवर्न होंगी, मतलब इसी एक्ट से गवर्न होंगी? किससे गवर्न? 1961 से ही गवर्न होंगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, टाइमलाइन समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ये पर्टिकुलर चार्ट दिया गया है, मतलब ये नॉर्मल था, ये पूरा एक्सप्लेन्ड है,
इसको एक बार तुम चाहो तो पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो क्लियर कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं, अब हम यहां से अपना टैक्स का जो मेन सफर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या सफर स्टार्ट करने जा रहे हैं? मेन सफर। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कैसे लेवीड होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कहां कहां से इनकम टैक्स लॉ मिलके बना हुआ है, इनकम टैक्स पोर्टल्स में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, हमने पोर्टल भी तुम्हें दिखाया। ठीक है, पोर्टल अच्छे से देख लिया ना तुम लोगों ने? फिर बाद में मत कहना कि सर प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे थे। वो फर्स्ट डे से तुम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है। क्या कह रहे हो? बेटा लोड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लोड बढ़ाओगे तभी तो मजा आएगा। हल्की सी झलक दे देंगे ये कहानी की। ठीक है, आर्यन ने आदर्श को सेल करी। आदर्श, आर्यन ने, आदर्श का दोस्त था, आर्यन ने बोला कि ठीक है चलो तुम मेरे दोस्त हो, जब पैसा मन करे दे देना। एमएसएमई की रूलिंग आई थी 15 दिन में पैसे देने हैं, नहीं तो 3 गुना इंटरेस्ट लगेगा। तो आदर्श ने चालाकी करी, आदर्श ने चेक काट दी, बोल दिया कि भैया चलो बुक्स में हम दिखा देते हैं। बुक्स गई अमीषा के पास, अमीषा से बोला गया टैक्स ऑडिट कर दिए, आदर्श ने रिक्वेस्ट करी। ठीक है, आदर्श रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर ओपिनियन दिया गया। ओपिनियन में डेटर्स वाले एनेक्जर में मल्टीपल नाम लिखने के बाद अमीषा ने लिख दिया अनक्लियर चेक्स ऑफ 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ की जो पूछताछ है ये डिपार्टमेंट करेगा आदर्श। ठीक है, हो गई कहानी। अब यहां से मेन चीजों पे आते हैं हम लोग की डेफिनेशन। की डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? यहां पे हमें पता चलेगा कि किसको किसको टैक्स देना है, एसएससी कौन है। यहां पे एक वर्ड आया क्या? एसएससी। ठीक है, अब यहां पे एसएससी का मतलब क्या है? एसएससी एनी पर्सन हु हैज टू पे टैक्स और अगेंस्ट होम टैक्स प्रोसीडिंग, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिफंड, लॉस और पेंडिंग अंडर एक्ट। इट ऑल्सो कवर्स एनीवन डीम्ड एज एन एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट। मतलब एसएससी उसको बोला जाएगा जिसको टैक्स देना है किसी भी तरीके से, या तो उसने खुद असेसमेंट किया हो या उसने जो असेसमेंट किया था उसका फिर से रीअसेसमेंट हो गया, कोई रिफंड का केस है। ठीक है, मतलब होता है ना टीडीएस कट जाता है रिफंड का, कोई लॉस का केस है, पेंडिंग कोई एक्ट के थ्रू उसको बोल दिया गया कि नहीं तुम्हें भी टैक्स देना है। ठीक है, तो वो हमारा एसएससी कहलाएगा। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, एनी पर्सन हु हैव टू पे टैक्स, वो एसएससी है। क्या है? एनी पर्सन हु हैव टू पे टैक्स इज नोन एज एसएससी। बस कहानी खत्म। अब आती है बात एसएससी की। यहाँ पे देखो तुमने पढ़ा वर्ड असेसमेंट, रीअसेसमेंट, ये सारी चीजें। तो अब पहली बात हम करते हैं असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है? किसी को समझ में आ रहा है असेसमेंट क्या? आदर्श है? निरीक्षण करना। ओह, क्या निरीक्षण करना है? चलो जो भी है, निरीक्षण करना। ठीक है, बढ़िया। Assessment is the formal legal process evaluating a taxpayer financial detail to determine their total income, verify tax credit, compute the tax liability payable or refund due under the statutory framework of the assessment, includes reassessment. Filing an income tax return is only the eligible। सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब हम तुमको मोटा मोटा समझाते हैं असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, अब जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर हम मेनली इनकम टैक्स ही पढ़े तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर चल रहे हैं, क्या उनके पास इतने सोर्स हैं जिससे वो हमारी हर एक इनकम को पता कर सके कि कहां से कौन सी इनकम आ रही है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा, भाई तुम एक काम करो, तुम करो फाइल आईटीआर। ठीक है, और खुद ही अपना असेसमेंट करके हमको बता दो कितना तुम्हें टैक्स देना चाहिए, हम उतने पे तुमसे टैक्स ले लेंगे। लेकिन अगर तुमने टैक्स असेसमेंट ही गलत कर दिया, ठीक है, तो फिर तो हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टी और सारी चीजें डालेंगे। ठीक है,
तो पहले तो जानकारी जो है आगे वाले पर्सन से वो लोग ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, आईटीआर फाइल करते हैं। अब उस आईटीआर के बेसिस पे और इंफॉर्मेशन अगर उनको मांगनी होती है तो वो मांगते हैं, ठीक है। जैसे अभी अनक्लियर चेक, अभी टैक्स ऑडिट वाली जो अनक्लियर चेक है उसने लिख दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेल्फ असेसमेंट के थ्रू लिख दिया गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको देखेगा तो फिर आदर्श के बाद पहुंच जाएगा तुरंत कि भैया अनक्लियर चेक बताओ। तो असेसमेंट सिंपल सी बात समझो कि एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस है ताकि हम टैक्स पेयर की फाइनेंशियल डिटेल को पता कर सके, इवेल्युएट कर सके। इतनी बड़ी डेफिनेशन हमने लिख दी है, ठीक है, लेकिन तुम्हें सिंपल से क्या समझना है, बोलो। हाँ, कि एक असेसमेंट हम कर सकें अपनी इनकम का, ठीक है, और वो गवर्नमेंट को बता सके, बस इतनी सी बात है। फॉर्मल लीगल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग टैक्स पेयर फाइनेंशियल डिटेल टू डिटरमाइन द टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। उसके क्रेडिट को वेरीफाई करना, क्रेडिट का मतलब हो गया टीडीएस सीडीएस जो करता है, ठीक है। उसके एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी को, ये आगे की डेफिनेशन जो है ना वो एक्सटेंडेड वर्जन है, तुम्हें बस इतना समझना है। फॉर्मल लीगल प्रोसेस इवैल्यूएटिंग टैक्स पेयर फाइनेंशियल डिटेल, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं, यहाँ पे देखो तुम्हें दिया गया ना कि वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, पेबल और रिफंड। तो ये कैसे करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से डिटरमाइनिंग करोगे, ये अपना टैक्स लायबिलिटी इन्फोर्स करोगे, फाइनलाइज करोगे और अपनी आईटीआर को फाइल कर दोगे। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई आशंका, ठीक है। तो ये तुम्हारी असेसमेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे हम, इतनी बात समझ में आई क्या हो रहा है, यहाँ पे एसएससी हो गया और एसएससी के बाद असेसमेंट। असेसमेंट हमें खुद करना होता है, आईटीआर फाइल करते हैं हम। अब यहाँ पे हम आते हैं असेसमेंट क्या होता है, मतलब कि कितने टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, ठीक है। पहली बात आती है सेल्फ असेसमेंट। ये सेल्फ असेसमेंट क्या है, क्या है, आईटीआर, ठीक है, ने सेल्फ असेसमेंट कर दिया। अब यहाँ पे ओल्ड सेक्शन में 140A, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें अगर कोई पूछेगा कि क्या बोलता है असेसमेंट किस सेक्शन में होगा, तो 140A, ठीक है, पुराने वाले में, और नए वाले में 266। फिर उसके बाद जब तुम देखा होगा, तुमने आईटीआर फाइल कर देते हो, ठीक है, आईटीआर फाइल कर देते हो तो तुम्हें ये असेसमेंट, मतलब कि 140A का असेसमेंट दिखेगा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास एक समरी असेसमेंट आता है, समरी असेसमेंट, इंटीमेशन, इंटीमेशन आता है। कितने लोगों ने इंटीमेशन देखा है ना, इंटीमेशन आता है। तो इंटीमेशन आता है, वो टाइप्स के इंटीमेशन होते हैं। अगर तुम्हें 143(1) का, मतलब जैसे तुम इंटीमेशन को डाउनलोड करोगे वैसे वहां पे सेक्शन लिखा हुआ आएगा 143(1) का, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। समरी असेसमेंट, ठीक है, नॉर्मल असेसमेंट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर 143 लिखा हुआ मिल गया तो समझ जाना भैया लाल घंटी बज गई, क्योंकि ये पूरी तुम्हारी जो इंटीमेशन होगा वो ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर का। तो 143 स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे स्क्रूटनी कर दी जाती है चीजों की, आपसे और चीजें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे नया सेक्शन क्या है, 271, 273, सेम चीज है, बस यहाँ पे 270, 271, 2, 3, ठीक है। फिर बस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है, इतना बात समझ में, सेल्फ असेसमेंट मींस आईटीआर, समरी असेसमेंट मींस कि आपकी जो आईटीआर थी वो एक समरी तरीके से आपको दे दी गई, इंटीमेट कर दिया गया है। स्क्रूटनी असेसमेंट मींस कि आपने जो आईटीआर फाइल करी है उसमें आप कुछ चीजें भूल गए हो, देना लेना, बताना, समझाना, इसको ये नहीं होना चाहिए, इसका वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, वो हो गया। अब आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपको स्क्रूटनी असेसमेंट भेजी गई, आपको एक टाइमलाइन दी जाएगी कि भाई इतने टाइम में आपको रिप्लाई करना है। अगर आपने नहीं किया, आप नहीं आए हियरिंग में, आपने कुछ बताया नहीं हमको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये पॉइंट बहुत ही, ये सेंटेंस, ये जो 3 वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा कि पर्सन नहीं आया, हमने अपने हिसाब से एक्सपायरी ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। फिर उसके बाद रीअसेसमेंट इनकम स्केपिंग, ये भी है। अगर आपने क्या बोलते हैं, समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया, तो इसका मतलब ये मत छोड़ो आपकी गर्दन
के छोड़ दी हमने। ये भी हो सकता है कि हम बाद में फिर से रीअसेसमेंट कर दें आपका। मतलब अगर हमने समरी असेसमेंट भेज दिया, इंटीमेशन लोगों को भेज दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोटिस नहीं मिल सकता। 7 साल तक टाइम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजने का। ठीक है, बहुत डरा के रखा गया भैया हम लोगों को। ठीक, इतनी बात समझ में आई। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। टैक्स क्या होता है, मॉनेटरी बर्डन, टैक्स क्यों लेवी होता है, एजुकेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए इंडिविजुअल का टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, इस 3 तरीके के लिस्ट में डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इनकम टैक्स जीएसटी का डिफरेंस है। ठीक है, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव नेचर का होता है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स लॉ हम कैसे पढ़ेंगे, एक्ट ARACNC। ठीक है, एक्ट, रूल्स एक्ट, सी सर्कुलर, नोटिफिकेशन, कोर्ट रूलिंग। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स फाइलिंग है। ठीक है, तो पोर्टल विजिट करवा दिया है। फिर यहाँ पे हमारी पूरी टाइमलाइन है, कैसे क्या क्या चीजें हुई। यहाँ पे टाइमलाइन इन इलेबोरेशन है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना आप लोग। फिर यहाँ पे की डेफिनेशन पढ़ी, एसएससी क्या होता है, एनी पर्सन हु हैव टू पे टैक्स। असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट मतलब जहाँ पे आप अपनी टोटल इनकम को पता करते हो, दूसरे को बताते हो, उस पर क्या टैक्स लग रहा है, पर्सन लगाता है, उसको टैक्स को पे कर देते हो, कहानी खत्म। ठीक, फिर उसके बाद कितने तरह के असेसमेंट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट, समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, बजट स्टेटमेंट, रीअसेसमेंट। तुम्हें क्या लग रहा है, ये बहुत ज्यादा पढ़ लिया तुम लोगों ने। अभी मैंने जब इतना इलाबोरेट करके बताया तो चीजें लग रही कि यार इतना ज्यादा बता रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई। ठीक है कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े फोटोज लगे हुए हैं यहाँ पे, फॉन्ट देख रहे हो, व्हाट इज टैक्स का मतलब ये नहीं हो गया कि तुमने बहुत बड़ी चीज पढ़ ली है। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें काम की है मैं वो बता देता हूँ। ये चीजें होंगी, ये तुम्हारे लिए थोड़ा काम का है। ठीक है, यूनियन कितने टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिया में। फिर ये दो चीजें तुम्हें पता ही है कि टैक्स ये तुम्हारे लिए काम का, कहाँ कहाँ से तुम पढ़ोगे एक्ट को, या किसी को बोलोगे पढ़ने को तो कहाँ कहाँ से बोलोगे। वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट है, ये टाइमलाइन तो ठीक ही है। फिर यहाँ पे एसएससी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह पे जब तुम नोटिसेस पढ़ोगे, आईटीआर फाइल करोगे ना, तो ये वर्ड मिलेंगे तुमको। ठीक है, ये ऐसे वर्ड नहीं है जो मतलब कि अब तुम्हें अगर एसएससी का मतलब नहीं पता होगा, वहां पे कहीं एसएससी लिखा होगा तो बोलोगे ये क्या कह रहा है, एसएससी, ये एस और ई क्यों नहीं लिख दिया इसने, ये एसएससी क्यों नहीं लिख दिया। ठीक है, ये ASSE फिर EE, ये कैसे वर्ड है। ठीक है, तो ये चीज है। असेसमेंट हो गया, असेसमेंट वर्ड से ही एसएससी बना, देख लो तुम लोग, ASSE और बाद में EE लगा दिया। ठीक, ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट रखती है। कभी कहीं कंपटीशन में कहीं बैठे स्पेलिंग ही नहीं याद आ रही एसएससी की क्या है, तो फिर क्या ही लिखोगे। फिर यहाँ पे ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस सेक्शंस, वो सेक्शन क्या बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अभी तुमसे कोई, तुम बैठे हुए यार 144 का उन लोगों ने पास कर दिया है, 144 का पास कर दिया, क्या पास कर दिया है। ठीक है, 144 पास कर दिए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 144 हो गया, 271 हो गया, तुम्हें इंपॉर्टेंट है। किसी ने बोल दिया यार उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया मेरा, बेस्ट जजमेंट, अरे ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा बढ़िया काम कर दिया उसने, है ना, ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है कि भाई अपने हिसाब से बेस्ट तुम्हारे लिए जो होना चाहिए था कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग कि भाई एसएससी तो हो गया, एसएससी तो हो गया। अब एसएससी में हमने एक वर्ड पढ़ा था, एनी पर्सन हु हैज टू पे टैक्स। अब भाई पर्सन कौन हो सकता है, कितने तरह के पर्सन हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या अमीषा, आदर्श, आर्यन, ये तीनों ही पर्सन की डेफिनेशन में आ सकते हैं, डिवीजन नहीं आ सकता पर्सन की डेफिनेशन में। ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन में मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। एक तो अमीषा, आर्यन, आदर्श, श्वेता और मल्टीपल सूरज, ठीक है, और सौरभ। ठीक है, ये सब लोग, और भी लोगों के नाम थोड़े थोड़े याद हमको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग जो है ये
पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे, लेकिन इनको क्या बोला जाएगा? हाँ, इंडिविजुअल बोला जाएगा। अब सपोज करो कि अगर अमीषा है, ठीक है, अमीषा हो गए, अमीषा पापा हो गए, मम्मी हो गई, भाई हो गए, बहन हो गए, सब लोग मिलके एक पर्टिकुलर चीज बना ले, मतलब कि एक मतलब कि एक ग्रुप में आ जाए, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा? एचयूएफ कहा जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फर्म्स हैं, वो एक साथ जुड़ जाएं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा? बहुत सारी कंपनीज बोली कि भैया हम एक ग्रुप बना लेंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा? क्या? पार्टनरशिप फर्म तो खुद ही एक फर्म है, बहुत सारी फर्म, बहुत सारी कंपनीज मिलके एक ग्रुप बना ले, उनको क्या कहा जाएगा? श्वेता को पता है, श्वेता ने बताया। एसोसिएशन क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी बोला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बहुत सारे लोग, आर्यन और अमीषा और आदर्श, ये लोग मिलके एक ग्रुप बना ले, तो इनको क्या कहा जाएगा? बीओआई। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, एओपी और बीओआई में बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें आती हैं। एओपी में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, एसोसिएशन भी होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजीपी। फिर उसके बाद बीओआई में हमारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होंगे ना, लोग होंगे। और एजीपी में क्या होगा? तुम्हारे कंपनी, फर्म, ये लोग, उनके अंदर 10-12 लोग भरे होंगे, वो लोग मिलके आगे एक ग्रुप बना लेंगे, वो एजेपी में आ जाएगा। ठीक है, फिर कंपनी आती है, फर्म एलएलपी आती है, फर्म एलएलपी दोनों एक ही है, उसका असेसमेंट सारी चीजें एक ही तरीके से होता है। ठीक है, अब आते हैं, हाँ बेटा, देखो एओपी नहीं है पहली बात तो। ठीक है, मतलब चलो एओपी है, और ये लोकल अथॉरिटी, हाँ लोकल अथॉरिटी। एओपी को एजीपी भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, एओपी अलग हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अलग हो गया। अभी देखो यहां से पढ़ते हैं, पहली बात करते हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, इंडिविजुअल का क्या मतलब हो गया? नेचुरल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एसएससी वीआईए गार्जियन। अब यहाँ पे क्या मतलब बोला जा रहा है कि एक माइनर हो गया या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, तो उनको भी हम एक नेचुरल इंडिविजुअल ही मानेंगे, लेकिन जो उनकी इनकम होगी वो कैसे कौन एसेस करेगा? गार्जियन के थ्रू एसेस्ड होगी। अब यहाँ पे अनसाउंड माइंड का मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ वेरी गुड, पागल। ठीक है, पागल लोग तुरंत पहचान लो तुम लोग, है अनसाउंड माइंड, तो उनकी जो चीजें होंगी वो गार्जियन के थ्रू होगी। एचयूएफ का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अभी बहुत इलॉबरेशन में जाएंगे इसके सबके। कंपनी का मतलब समझ में आ गया, फर्म एलएलपी। ठीक है, एओपी, एओपी और बीओआई। ठीक है, अब पर्सन हु वॉलंटरी जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस टू अर्न इनकम। अब यहाँ पे और ओनली इंडिविजुअल ज्वाइन विल को एग्जीक्यूटिव को ट्रस्टी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एओपी में ये जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल पर्सन्स, मतलब कि एक पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, एक पर्सन, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल पर्सन और है, ये ग्रुप हो गया। ये क्या हो रहा है? अपने आप गायब हो जा रहा है क्या सब? ठीक है, अब इन दोनों लोग मिलके एक अपना एओपी बना ले, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना दे। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है पर्सन हु वॉलंटरी जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, उसी को हम क्या कहेंगे? एओपी। और यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे कॉमन पर्पस नहीं होता है, यहाँ पे कॉमन पर्पस नहीं होता है। और एजीपी क्या होता है? यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन नेचुरल पर्सन होते हैं और नॉन नेचुरल पर्सन भी होते हैं। ठीक है, अब देखो मेनली डिफरेंस इसका समझते हैं। यहां पे आ गया एओपी, यहां पे आ गया बीओआई, यहां पे आ गया एजेपी। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल,
एजीपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब अगर हम बात करें एओपी की, ठीक है, एओपी में सपोज करो आदर्श है, आर्यन है, अमीषा है, श्वेता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, आई विजन में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। ये एक एसोसिएशन बना के आ रहे हैं यहाँ पे, और इनका मेन मोटिव क्या है, आई विजन में पढ़ाई करना, ठीक है। आई बात समझ में, समझ में आई, ठीक। ये हो गई एओपी। बहुत मतलब ऐसा एग्जाम्पल है जो तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा, भूल नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक। आई बात समझ में एकदम अच्छे से। अब आते हैं बीओआई की, मतलब बीओआई में, ठीक। इसकी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, लोग टेढ़े टेढ़े ही इन सबका कॉमन पर्पस नहीं, इसलिए टेढ़े ही हो गए लोग। अब जैसे सपोज करो सुनील सर हैं, आबिद सर हैं, विपिन सर हैं, निधि मैम है, ये सब भी एक हाई विजन में है, लेकिन इन सब का पर्पस क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग है कि नहीं, ठीक है, सबका पर्पस अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद एजीपी की बात कर लें। अब एजीपी में सुनील सर की कंपनी हो गई, आई विजन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और भी अगर कोई चीजें हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, ये लोग मिलके एक जगह पे आके काम कर रहे हैं, ठीक है। आरी बात समझ में, इतना समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया आदर्श, और कोई एग्जांपल देना है, ठीक है ना। ट्रस्ट सोसाइटी भी होती है, वो आगे की बात है, बेसिक में नहीं आती है ट्रस्ट और सोसाइटी। लोकल अथॉरिटी हो गई, फिर उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कमिश्नर, सिमिलर बॉडी, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंडिविजुअल तुमने पढ़ा, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एचयूएफ, अब एक बात बताओ, इंडिविजुअल और एचयूएफ, इसमें मतलब फायदा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो। जैसे सपोज करो एक इंडिविजुअल है, उसकी जो इनकम है वो 12 लाख के अबव जा रही है, मतलब ये लीगल भी पॉइंट है, ठीक है, 12 लाख के अबव जा रही है, तो उसको क्या करना पड़ जाएगा, उसको अब तो टैक्स देना पड़ जाएगा भाई, है ना। वो तो बोलेगा यार मुझे टैक्स देना पड़ जा रहा है, मैं तो खत्म हो जाऊंगा 12 लाख में, मैं क्या करूंगा। तो वो क्या करेगा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आदर्श को ही ले लेते हैं, ठीक है। आदर्श चालाक पर्सन है ना। अब जैसे आदर्श है, आदर्श एक इंडिविजुअल, उसकी इनकम, ठीक है, 12 लाख के ऊपर जा रही है, और उसको क्या देना पड़ जा रहा है, टैक्स देना पड़ जा रहा है। अब वो किसके पास जाएगा, सीए के पास। अब हो गया अमीषा के पास, ठीक है। अमीषा से बोला उसने कि मैम मैम मैम, मेरा 12 लाख का टैक्स, मेरे 12 लाख के ऊपर इनकम जा रही है, और मेरे मुझे टैक्स भी देना पड़ जाएगा, तो ठीक है। तो अमीषा ने इसको एडवाइस दी, अमीषा उसको फोर्स नहीं कर सकती है, उसको एडवाइस दे सकती है, ठीक है। अमीषा ने उसको एडवाइस दी, अमीषा ने बोला कि सर देखिए, आपकी जो 12 लाख के ऊपर इनकम जा रही है वो जा रही है, ठीक है, आप एक काम करिए, आप अपनी फैमिली के बन जाइए कर्ता, ठीक है, कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है।
हेड बन जाइए, मतलब कर्ता फादर ही बन सकते हैं, मतलब फादर और फिर उनके सारी चीजें, ठीक है। तो अगर फादर नहीं तो उनका बेटा, उस तरीके से चलती है, ठीक। तो कर्ता बन जाइए और आप एक HUF बना लिए। क्या बना लिए? HUF, हिंदू, अरे एग्जाम पता है आदर्श को सब तो अनडिवाइडेड फैमिली। अब आदर्श का क्या था कि आदर्श हाई विजन में भी पढ़ रहा था और हाई विजन से भी उसकी इनकम हो रही थी, ठीक है। अब और वो क्या करने लगा, वो क्या बोलते हैं, जॉब भी करने लगा, क्लाइंट्स उसके बनने लगे, तो उसी वजह से उसकी इनकम बढ़ने लगी, ठीक है। तो हाई विजन में जो वो पढ़ रहा था, उन्होंने अमीषा ने कहा जो आपकी हाई विजन से इनकम हो रही है वो आप क्या करिए, इंडिविजुअली करिए, ठीक है। और ये जो आपकी क्लाइंट बेस्ड इनकम है, ठीक है, उसको आप क्या करिए, HUF में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी यहां पे सपोज करो 7 लाख रुपए हो रही है, 7 लाख नहीं, इसको कम कर दे थोड़ा, 3 लाख रुपए हो रही है, 3 लाख रुपए हो रही है आई विजन से, और बाकी की जो आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, 9 लाख रुपए, वो आपकी क्लाइंट बेस से हो रही है, तो आपका टैक्स ना यहां लगेगा ना यहां लगेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कि आप क्या कर सकते हो, अपनी इनकम को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग आपको क्या बोलते हैं, टैक्सेबिलिटी असेसमेंट आपका अलग अलग आपको करना पड़ेगा, इसकी भी ITR अलग जाएगी, ठीक है। अब मतलब आदर्श की अपनी इंडिविजुअल ITR जाएगी और HUF की भी ITR जाएगी। अब ऐसा नहीं होता कि पार्टनरशिप में बंदा आ गया तो पार्टनरशिप में क्या बोलते, सिर्फ पार्टनरशिप की ITR चली गई तो पार्टनर्स की ITR ही नहीं जाएगी, उनकी भी तो ITR जाएगी ना, ठीक है। तो ये चीज है, आई बात समझ में। लेकिन अगर पार्टनरशिप वाली इनकम में जितना टैक्स लग जाता है उतना टैक्स जो है उनके इंडिविजुअल पे नहीं मिलता, वो आगे की बात है, बहुत बढ़िया है वो भी चीज, ठीक है, उससे भी टैक्स बचता है, वो भी बताएंगे। ये इतना समझ में आया, क्लियर? तो आदर्श कल से स्टार्ट करो तुम। और यहां पे लिखा भी हुआ है, Hindu joint family treated as separate taxable entity, a husband a wife alone can now form an HUF, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, एनी अदर CBDT डिक्लेयर द कंपनी, इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है। AOP और AGP ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक। लोकल अथॉरिटी भी है। अब यहाँ पे एक लोकल अथॉरिटी का नोट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। लोकल अथॉरिटी is taxable in respect of the part of its income which arises, local authority मतलब समझ रहे हो ना, तो डाउट है। लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कमेटी हो गई, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, पोर्ट कमिश्नर हो गए, सिमिलर बॉडी, इस तरीके की सिमिलर बॉडी जो सोशल वेलफेयर कर रहे हो और गवर्नमेंट के थ्रू इनको एक अपॉइंट किया गया हो, ठीक है। आदर्श टाइम ही देख रहा है आदर्श, कहाँ जाना है आदर्श? अब यहां पे बोला गया है, लोकल अथॉरिटी क्लियर हुआ सबको? लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ इट्स इनकम विच अराइजेस फ्रॉम एनी बिजनेस carried on by it on so far as the income does not arise from the supply of a commodity or service within its own jurisdiction area. However, income arising from the supply of water, electricity, even outside the local authority own jurisdiction area is exempt from tax. क्या मतलब हो गया इसका, कि अगर लोकल अथॉरिटी का एरिया ये है, ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया गया, लोकल अथॉरिटी का एरिया डिफाइन होता है ना कि भैया इतने इतने एरिया में ही आपको सर्विस देनी है, और वो क्या कर रही है, वो सर्विस दे रही है, ठीक है। उससे जो उसको पैसा मिल रहा है, जैसे होता नहीं है कूड़ा उठाने वाला आता है तो कूड़े में से 100 रुपए लेके जाता है तो उसकी इनकम ही तो है, ठीक है, लेकिन उसको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसा काम करिए जो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर का है, ठीक है, तो उसमें उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आदर्श समझ जाता है बहुत जल्दी सारी चीजें, ठीक है। दूसरे का भी अगर कूड़ा उठा रहा है तो उसको जो है टैक्स देना पड़ जाएगा। सोचो बाहर का काम करेगा तो टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब भटका देते हो यार तुम
देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्या बोलते हैं वाटर सप्लाई कर रहा है तो बाहर करे अंदर करे कहीं भी करे उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक लोकल अथॉरिटी का पॉइंट हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या बोलते हैं एओपी और बीओआई का भी तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है। हु कैन बी अ मेंबर, एनी पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है, एओपी में आ सकती हैं। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए। कॉमन विल पर्पस, मेंबर ज्वाइन वॉलेंट्री विद कॉमन इंटेंशन, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मतलब कि कॉमन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आदर्श की मर्जी, ठीक है। फिर यहाँ पे एचयूएफ वाला दिया हुआ है, प्रोज एंड कॉन। बेनिफिट, एचयूएफ कैन रिसीव अप टू 50,000 एज कैश गिफ्ट, टैक्स फ्री, ठीक है, टैक्स सेपरेटली फ्रॉम मेंबर्स सो इनकम कैन बी स्प्लिट, गेट्स इट्स ओन पैन। ड्रॉबैक, ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स टू एचयूएफ। अब यहाँ पे देखो एक चीज भी है कि अगर यहाँ पे एचयूएफ बना तो लेगा आदर्श, लेकिन फिर एचयूएफ की जब एचयूएफ डिसॉल्व होगी, ठीक है, खत्म होगी, तो जो उसकी एसेट होगी, ठीक है, जो भी उसकी चीजें होंगी वो सारी की सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। आदर्श ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा पैसा मुझे सारा मुझे दो। अरे बात समझ में? इतना तो अंडरस्टैंडिंग रहती ही है। मेरा नहीं आ रहा बेटा, आने दो, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ ना, कैसे ना दे? तो फिर एचयूएफ क्यों बनाया? एचयूएफ मत बनाओ ना, फिर नहीं दोगे तो फिर सब लोग कंप्लेन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और क्या। हाँ एचयूएफ का अकाउंट भी बनेगा। एचयूएफ एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी ना बेटा, इसीलिए तो तुम्हें टैक्स की छूट मिल रही है, क्योंकि तुम सेपरेट एंटिटी बन जा रहे हो। एचयूएफ का मतलब ये, जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, आदर्श खड़ा है, ठीक है, आदर्श ने अपनी एचयूएफ बना दी, तो यहाँ पे भी एक तरीके का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन खड़ा है, ठीक है, आदर्श की तरह नहीं दिखेगा लेकिन खड़ा है, ठीक है। पूरी एचयूएफ देखो, अगर एचयूएफ का बैंक अकाउंट ओपन हुआ, उसमें 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वही अनक्लियर चेक वाले, ठीक है, तो ये अनक्लियर चेक वाला जो 10 करोड़ रुपए है ये सब में बराबर बराबर ही बटेगा। हाँ हाँ, वो डीड डीड जो होती है एचयूएफ की वही सबमिट करी जाती है ना बैंक में, कौन कौन मेंबर है, क्या है उसका, क्या नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। तो एक बार ओवरव्यू ले लो, आज तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, बोलते जाओ सब लोग क्या क्या पढ़ा है बस। टैक्स का स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स जीएसटी, श्वेता जी, इनकम टैक्स जीएसटी, इनकम टैक्स लॉस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ वेबसाइट्स, कितने टाइमलाइन, क्या ऐसे कैसे इनकम टैक्स आया। फिर उसके बाद डेफिनेशंस, सेल्फ असेसमेंट, इंडिविजुअल एचयूएफ, फॉर्म एओपी, लोकल अथॉरिटी, एओपी बीओआई के बीच में डिफरेंस, एचयूएफ के बारे में बस। यहां से हम लोग ना कल से क्या स्टार्ट करेंगे, चार्ज स्टार्ट करेंगे कि टैक्स रेट क्या लगता है। जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ का पढ़ लिया ना हम लोगों ने, इनके क्या क्या टैक्स लगेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं। वैसे ये क्लास का ठीक है, चलो आज की क्लास एंड करते हैं। कोई डाउट्स हो, कुछ क्लियर करना हो, नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछूंगा मैं, उसके रिप्लाई आप लोगों को देने होंगे। आदर्श को तो स्पेशली देना होगा, आदर्श से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछो तो आदर्श से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आदर्श प्रिपेयर होके आना बेटा, ठीक है। और कोई डाउट्स है किसी को किसी तरीके के, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, माइनर सी चीज पढ़ी, ज्यादा हेडेक वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।